नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर नीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का पार्ट 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो हमारे चैप्टर में साइंटिस्ट हैं एब्राइट, उन्होंने एक नई थियरी पता लगा ली सेल के बारे में। और वो थियरी क्या थी, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा चैप्टर। उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं रिकैप करवा देती हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पढ़ा था कि सबसे पहले जो एब्राइट जब बचपन में छोटे थे, 2nd क्लास में थे, 3rd क्लास में थे, तब उन्होंने तितलियों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था और 25 स्पीशीज़ जो हैं उनका पता लगा लिया था उन्होंने अपनी छोटी सी क्लास में ही कि कौन कौन सी 25 तरह की प्रजातियां होती हैं तितलियों में। फिर उनकी मदर ने उनको एक बुक ला के दी जो मोनार्क तितलियों के बारे में थी और उससे उनका रुझान जो है विज्ञान की तरफ बढ़ता चला गया। और उसके बाद तो उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। आगे से आगे उनके सामने ज़िंदगी में वैज्ञानिक बनने के जो रास्ते थे वो अपने आप खुलते चले गए। हालांकि उनको बहुत मेहनत भी करी और ऐसा नहीं है कि उनको कभी नाकामी नहीं मिली हो। बीच में एक बार जब वो नाकाम हुए, जब उन्होंने वो फ्रॉग की स्लाइड्स बनाई थी और तब जब उनको इनाम नहीं मिला था, तो उनको पता चला कि कोई भी चीज़ जो बनी बनाई है उसको ले जाके अगर हम पूरा डिस्प्ले कर देते हैं, उसको समझाते हैं, तो उससे हमें कभी भी कोई सफलता नहीं मिलती। अगर आपको एक अच्छा वैज्ञानिक बनना है, रिसर्च करनी पड़ती है उसके लिए। तो उन्होंने और स्टडी करी और उन्होंने जैसे जैसे इसके ऊपर कीटों के ऊपर और ज़्यादा काम करना शुरू किया, तो आखिर में वो पहुंच जाते हैं एक सिद्धांत का पता लगाने में, जिसके बारे में आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थियरी अबाउट सेल लाइफ, इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि सेल के जीवन के बारे में जो उन्होंने सिद्धांत बताया कि आखिर सेल क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो अब हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A year and a half later during his junior year, यानी कि अब वो जब जूनियर ईयर में आ गए और उनको 1.5 साल हो गया उस जूनियर ईयर में पढ़ते हुए, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियरी। तो उनको अपने थियरी का पता लगाने के लिए उनके पास एक नया आइडिया आया फॉर हिज न्यू थियरी की। अब वो एक नया सिद्धांत पता लगाना चाहते थे, किस चीज़ के बारे में, अबाउट सेल लाइफ की, जो सेल होता है उसकी ज़िंदगी के बारे में, यानी कोशिका जो होती है उसकी ज़िंदगी के बारे में पता लगाना चाहते थे। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। और ये कब उनके दिमाग में आया, जिस समय इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़, यानी जब वो एक्सरे फोटोज़ को देख रहे थे, किस चीज़ का, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। जब वो हार्मोन का के ऊपर स्टडी कर रहे थे और उसका केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे थे, यानी उसका रासायनिक संरचना को जब वो देख रहे थे, तब उनके दिमाग में ये एक नया थियरी का आइडिया आया कि वो सेल लाइफ के बारे में पता लगाएं। When he saw those photos, जब उन्होंने उन फोटोज़ को देखा, एक्सरे फोटोज़ को देखा, एब्राइट डिडंट शाउट, तो उनको एक नई चीज़ पता चली। लेकिन यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया था जो बहुत ही विस्मय बोधक था, यानी आदमी को अचंभित करने वाला था। लेकिन फिर भी उनके मुंह से ऐसे नहीं निकला जैसे कि अगर हमें कोई अच्छी चीज़ दिखाई दे जाती है या अगर हम कुछ खोज कुछ और रहे हैं और कुछ नया ही हमें देखने को मिल जाए, तो फिर हम बोलते हैं हुर्रे, अरे वाह वाह, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, शाउट यूरेका, यानी जबकि उनको ये चीज़ देखते ही चिल्लाना चाहिए था कि अरे वाह, या मैंने कुछ नया ढूंढ लिया, ये तो बहुत चमत्कार हुआ, हुर्रे, इस तरह के शब्द, या फिर यूरेका। इन सब वर्ड्स को हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कोई बहुत अच्छी चीज़ देख के। तो वैसे तो इनका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए था, वो इस तरह से उछलने चाहिए थे उस चीज़ को देख के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई हैव गॉट इट, या फिर वो ये भी कह सकते थे कि मैंने पता लगा लिया। लेकिन but he believed that along with his findings about insect hormones, लेकिन उन्होंने ये विश्वास किया कि जो वो इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में पता लगा रहे थे, अंतःस्राव के बारे में पता लगा रहे थे कीटों के, उसके साथ साथ along with his findings, जो भी उन्होंने अब तक रिसर्च करी थी, जो कुछ भी पता लगाया था, उसके साथ साथ about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle। तो उनके वो जो चित्र उन्होंने देखे, उसके अंदर उनको एक बायोलॉजी के एक पहेली का उत्तर मिल गया था। और वो क्या था,
द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजी पजल्स। पजल्स का मतलब होता है पहेली। अब ये बायोलॉजी की जो पजल थी यानी जीव विज्ञान की जो पजल थी वो क्या थी? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए। और वो ये था कि जो एक कोशिका होती है वो कैसे पढ़ सकती है। हाउ द सेल कैन रीड यानी जो एक कोशिका होती है वो कैसे पढ़ सकती है ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर जो ब्लूप्रिंट होता है उसको कोशिका कैसे पढ़ सकती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। और डीएनए क्या होता है? जो कोशिका होती है उसका जो हमारा जो सेल होता है उसका जो एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है। और डीएनए का काम क्या होता है कि वो एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है मनुष्य का, जो पूरा का पूरा उसका इंटरनल जो आनुवंशिकता से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो हेरिडिटरी हैं, जो उसने अपने पेरेंट्स से कैरी करी हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। और ये जो डीएनए होता है ये हमें उस कोशिका का फॉर्म यानी वो किस तरह से बना हुआ है और उसका फंक्शन यानी और वो किस तरह से काम करता है, ये सारी की सारी चीज़ें बताता है। तो डीएनए इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में डीएनए को पढ़ने की किस प्रकार की क्षमता होती है, कैसे वो ब्लूप्रिंट पढ़ता है, उस चीज़ को उन्होंने पता लगा लिया था। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च एक तरह से हो गई थी। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। और वो बताता है कि किस तरह की वो कोशिका है और उसका क्या काम है और किस तरह का वो फंक्शन करने वाला है यानी क्या काम करने वाला है और उसका स्ट्रक्चर क्या है यानी उसकी संरचना क्या है, उसका उन्होंने पता लगा लिया था। Thus, DNA is the blueprint for life। तो एक तरह से देखा जाए तो जीवन का ब्लूप्रिंट होता है डीएनए। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है बच्चों? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है अंदरूनी, जो हम कोई भी चीज़ का खाका तैयार करते हैं हमें पता हो कि इसके अंदर क्या है। जैसे कोई अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो हम पहले आर्किटेक्चर से उसका पूरा का पूरा एक नक्शा बनवाते हैं, उसके बाद में वो चीज़ बनती है। तो कहाँ पे क्या चीज़ है वो उस ब्लूप्रिंट के अंदर होती है ना, उसी को कहते हैं ब्लूप्रिंट। और इन्होंने क्या पता लगा लिया था? इंसान के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसका क्या काम होता है, वो बॉडी का एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है, पूरा हमें बता देता है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल यानी कोशिका का केंद्रीय भाग, ठीक है, जो पूरी कोशिका है उसका सेल यानी उसका केंद्रीय भाग। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। इट डिटरमाइंस का मतलब होता है कि यह निर्धारित करता है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है फोटो चित्र। तो जिस तरह से पूरा का पूरा खाका उनको पता चल गया हो कि मनुष्य के अंदर जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका क्या काम है और कैसे वो काम करता है, कैसे वो ब्लूप्रिंट पता लगाता है डीएनए का। आगे देखते हैं। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट्स जेम्स आर वोंग। अब हमने जैसा कि जब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक रूममेट की चर्चा करी थी कि उनके साथ एक रूममेट थे उनके, जिन दोनों ने मिल के कुछ इतना थियरी का पता लगाया था, कुछ इस तरह का रिसर्च करी थी, जो कि 22 साल की उम्र में वो लोग कामयाब हो गए थे, मैगजीन में छप गया था। तो वो जो थियरी थी उसकी अब बात चल रही है। तो वो जो रूममेट वहाँ पे बात की गई थी उनका नाम था जेम्स वोंग। तो यही वो रूममेट हैं जिन दोनों ने मिलकर नई थियरी पता लगाई थी। तो एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, और ये इनके कॉलेज के सहपाठी हैं, वर्कड ऑल दैट नाइट। उस पूरी रात उन्होंने और उनका जो रूममेट है दोनों ने पूरी रात काम किया, ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब उन्होंने पूरी रात जो काम किया उसमें उन्होंने क्या किया कि वो जो उन्होंने रिसर्च कर ली थी, जिस चीज़ का उन्होंने पता लगाया था, जिस सिद्धांत का, उसके उन्होंने सबसे पहले मॉडल्स बनाए, कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स। कंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है बनाते हुए या बनाना। प्लास्टिक मॉडल्स यानी प्लास्टिक का एक नमूना बनाया कि क्या चीज़ उन्होंने ढूंढी है। मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के बारे में। ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यानी हार्वर्ड से स्नातक बना। एंड लास्ट वन इज ग्रेजुएटेड स्टूडेंट रिसर्चर, स्नातक शोधार्थी छात्र। ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी में मीनिंग्स हैं। अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो उस पूरी रात ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अणुओं की उन्होंने मॉडल्स बनाए, प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए कि किस तरह से हम इस चीज़ को समझा पाएंगे कि ये जो थियरी हमने जो रिसर्च करी है उसमें क्या क्या चीज़ें
प्राप्त करी हैं। टू शो हाउ इट कुड हैपन, उसमें वो दिखाना चाहते थे कि ये किस तरह से काम करती है, जो उन्होंने थियरी रिसर्च करी थी उसके बारे में। टू शो, उसको दर्शाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, कि ये किस तरह से घटित होती है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियरी, फिर बाद में उन्होंने मिल के साथ में पूरा उसके बारे में लिखित भी एक पूरा डिस्क्राइब किया उसको, कि जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एक्सप्लेन द थियरी, जिन्होंने उन्होंने पूरा लिखित में भी उस पूरे सिद्धांत को समझाया कि ये चीज़ होती है, इसके बाद ये चीज़ होती है, इसके बाद ये चीज़ होती है, यानी जो भी थियरी थी पूरी उन्होंने एक्सप्लेन भी करी और उसको आँखों से भी आदमी समझ सके। तो उसके लिए उन्होंने एक पूरा प्लास्टिक का मॉडल बनाया मॉलिक्यूल्स का, कि किस तरह से वो काम करते हैं। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से वो कर तो कुछ और रहे थे और साथ ही साथ उनको एक नई चीज़ का भी पता लग गया, यानी वो हार्मोन्स की स्टडी कर रहे थे। हार्मोन्स की स्टडी करते करते उनको ये भी पता चल गया कि ये जो हार्मोन्स हैं, जब उन्होंने उनकी सेल देखे, उनकी कोशिकाएं देखी, तो उनको पता चला कि जो सेल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर एक डीएनए को पता करने की क्षमता होती है, यानी कि वो डीएनए का पता लगा सकते हैं। और डीएनए क्या होता है? डीएनए एक पूरा तरह से ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे को बताता है कि हम हेरिडिटी में, यानी जो अपने पेरेंट्स से हम लोग कुछ जीन्स के थ्रू हमारे अंदर जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं उसका पता लगता है। फिर उन्होंने और उनके दोस्त ने, दोनों ने मिलके उसको पूरे को समझाया, एक जो उन्होंने सिद्धांत ढूंढा था उसको एक लिखित माध्यम से उसको एक्सप्लेन किया और एक मॉडल के माध्यम से उसको समझाने की भी कोशिश करी कि इस तरह के चित्र होते हैं और ये चीज़ें होती हैं जो एक ब्लूप्रिंट की तरह समझा सकती हैं कोशिका के इंटरनल पार्ट को। चलिए आगे पढ़ते हैं। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड। अब सभी को आश्चर्य में डालते हुए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी विथ हाईएस्ट ऑनर्स, और सबसे ज़्यादा उनके जो नंबर हैं वो वहाँ पे उन्होंने ऑनर्स में प्राप्त किए। सेकंड इन द क्लास, और वो सेकंड आए कितने बच्चों में? क्लास ऑफ 1510, यानी 1510 बच्चों में वो सेकंड नंबर पे उन्होंने पोजीशन प्राप्त की, यानी वो सेकंड आए क्लास में। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, अब वो आगे बढ़ते रहे, वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, और बढ़ते बढ़ते वो अब क्या हो गए थे? एक ग्रेजुएट बन गए थे, रिसर्चर, और एक रिसर्च करने वाले भी बन गए थे, उन्होंने रिसर्च भी कर ली थी, खोजकर्ता भी बन गए थे एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और कहाँ पर? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अब वो एक ग्रेजुएट भी बन गए थे और उन्होंने एक खोजकर्ता के रूप में भी वहाँ पे काम किया। आगे देखते हैं। There he began doing experiments to test his theory. वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, यानी बहुत सारे उन्होंने प्रैक्टिकल कर करके देखा कि किस तरह से जो ये थियरी है ये काम करती है। उस थियरी को उन्होंने जांचने की कोशिश करी कि जो भी उन्होंने पता लगाया है उसमें वो आगे और ज़्यादा पता लगा सकें। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इफ़ द थियरी प्रूव्स करेक्ट, और अगर उनकी ये थियरी है ये अगर सही सिद्ध हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर उनकी ये थियरी सही सिद्ध हो जाती है तो प्रोसेस ऑफ लाइफ, यानी जीवन जो है उस पूरे जीवन का जो तरीका है वो हम लाइफ का पूरा तरीका समझ पाएंगे अगर ये थियरी सही साबित हो जाती है। करेक्ट का मतलब होता है सही, और प्रोसेस ऑफ लाइफ यानी जीवन की प्रक्रिया। प्रिवेंटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को काम करने से रोकना, और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी यानी वैज्ञानिक कौतूहल, यानी जो वैज्ञानिक होता है उसके दिमाग में जो जिज्ञासा होती है कोई जानने की कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। इफ़ द थियरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये थियरी सही साबित हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा किस तरफ? अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, समझने के लिए जो जीवन है उसकी प्रक्रिया को समझने का एक बहुत बड़ा कदम होगा उसकी तरफ। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, और वो माइट का मतलब होता है संभावना, और इसकी भी संभावना है कि वो हमें आगे बढ़ाए, यानी हमें आगे तक लेके जाए, टू न्यू आइडियाज़, नए विचारों की तरफ, फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, ताकि अगर हम इसमें और रिसर्च करेंगे
तो हमें रिसर्च करते करते, प्रिवेंटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को रोकना, प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, तो हम आगे जो कैंसर नाम की जो एक बीमारी है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, उसको रोकने में भी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हम उसका पूरा ब्लूप्रिंट से उसको समझ जाएंगे। प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस, कैंसर के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो किस कारण से होती हैं, वो अगर हमें समझ में आ जाएगा इस थियरी के समझने से, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है सोसाइटी में, विज्ञान में। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल, ये सब कुछ संभव हो सकता है बिकॉज ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ए ब्राइट जो हैं हमारे साइंटिस्ट इस चैप्टर में जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनकी जो वैज्ञानिक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, जो उनके दिमाग में कौतूहल चलता रहता है, एक वैज्ञानिक का दिमाग है, अगर वो इसमें और रिसर्च करेंगे और पता लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल, और ये सब कुछ संभव क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ए ब्राइट के जो वैज्ञानिक जो उनका दिमाग है और जिज्ञासा है उसके कारण ये संभव हो सकता है। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ, अब ये जो उनकी हाई स्कूल की जो रिसर्च है वो इनटू द पर्पस ऑफ, वो हमें एक पर्पस का मतलब होता है कोई भी चीज़ के लिए कोई भी हम काम करते हैं कि इसका कारण क्या है, तो इसलिए कहा जा रहा है हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियरी अबाउट लाइफ, यानी कि वो जो उन्होंने हाई स्कूल में एक स्टडीज करना शुरू किया था, एक वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, कि वो जो स्पॉट्स होते हैं, गोल्डन कलर के जो स्पॉट्स होते हैं, जो वो कीटों के ऊपर कर रहे थे, कीट का जो प्यूपा होता है उसके ऊपर जो गोल्डन कलर के स्पॉट्स होते हैं, उससे कुछ हार्मोन निकलता है, और वही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूपा को बटरफ्लाई में चेंज करने के लिए, और उसकी जो विंग्स होती हैं उसके स्केल्स के ऊपर वो कुछ इस तरह का अंतःस्राव करता है जिससे कि वो बढ़ती हैं और उसमें ग्रोथ होती है। तो उस चीज़ को स्टडी करते करते उन्होंने किस चीज़ का पता लगा लिया? सेल का पता लगा लिया कि कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो एक तरह से डीएनए को पढ़ सकता है, और डीएनए होता है उस पूरे जिस भी चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, अगर वो इंसान है तो इंसान का, अगर जानवर है तो जानवर का, अगर कीट है तो कीट का जो डीएनए है कि वो किस तरह से वो चीज़ें प्रोसेस में आती हैं, कैसे वो काम करती हैं, उसके बारे में पूरा हम पता लगा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें वो कर रहे थे, और ये उनको थियरी ऑफ सेल पता चल गया कि सेल की आखिर सेल का सिद्धांत क्या है, सेल कैसे बनता है और क्या काम करता है। ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियरी अबाउट लाइफ, तो वो जो मोनार्क के प्यूपा के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो उनको किस तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली उन्होंने इसको पढ़ते पढ़ते एक नई थियरी का पता लगा लिया अबाउट सेल लाइफ। तो सेल के जीवन के बारे में, जीवन चक्र जो होता है सेल का, वो समझ चुके थे। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, जैसा कि हमने शुरू से पढ़ा है कि जो रिचर्ड एब्राइट हैं जब वो छोटे से थे तब से ही उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, यानी कि वो विज्ञान में शुरू से ही उनकी रुचि रही है। सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, उस समय से जब से उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, ऐसा नहीं था कि खाली वो जो बटरफ्लाइज को इकट्ठा करने में उनकी रुचि थी जब वो छोटे से थे तो बाकी चीज़ों में उनकी रुचि नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तितलियों को इकट्ठा करने के साथ साथ उनकी जो दूसरी रुचियां थी उसमें भी वो पूरा भाग लेते थे। नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, इतना ज़्यादा गहराई से भी उन तितलियों को इकट्ठा करने में नहीं लगे रहते थे कि उनका दूसरी चीज़ों में रुचि ना रही हो, ऐसा नहीं था। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर, एब्राइट जो हैं वो एक चैम्पियन डिबेटर भी बने। चैम्पियन का मतलब होता है कोई भी जो काम होता है उसमें जो सबसे अच्छा करता है, परफेक्ट करता है, पहले नंबर पे होता है, उसको हम चैम्पियन बोलते हैं। और डिबेटर का मतलब होता है कोई भी वाद विवाद करना, किसी भी चीज़ के बारे में अपनी राय देना, बात करके उस चीज़ को समझाना। तो जहाँ पर भी कहीं पर भी डिबेट की कंपटीशन होता था उसके वो चैम्पियन होते थे, उसमें वो सबसे पहले नंबर पे होते थे अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। तो एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर, यानी वाद विवाद में भाग लेने वाला सर्वश्रेष्ठ विजेता। और स्पीकर यानी वक्ता, और कैनोइस्ट मतलब होता है डोंगी चालक, वो भी मैं आपको समझाती हूँ कैसे। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर, कि वो एक चैम्पियन डिबेटर भी बने।
एंड पब्लिक स्पीकर यानी जनता के सामने बोलने वाले, जनता के सामने अपनी बात को रखने वाले एक बहुत अच्छे वक्ता भी थे। एंड अ गुड कैनोइस्ट, और वो एक बहुत अच्छी नाव चलाने वाले, वो एक बहुत अच्छे नाव चालक भी थे, डोंगी चालक भी थे, तो जिसको बोलते हैं कैनोइस्ट। एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और वो ऐसा नहीं कि घर के अंदर के कामों में ही खाली उनकी रुचि रहती थी कि बस खाली तितलियाँ इकट्ठी कर लेना और उनको सेव कर लेना और उनके बारे में स्टडी करना, ऐसा नहीं है। वो बाहर भी जाना पसंद करते थे और ऑलराउंडर थे, और सब तरह की चीज़ें जो बाहरी रूप से करी जाती हैं उनमें भी इंटरेस्ट लेते थे, और हर जगह उनका जो पोजीशन थी वो आती थी। चैम्पियन डिबेटर थे, बहुत अच्छे कैनोइस्ट थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, यानी एक बहुत ही जाने माने चित्रकार भी थे। पर्टिकुलरली ऑफ नेचर, और किस चीज़ की चित्रकारी करते थे, यानी किस चीज़ की फोटोग्राफ्स वो खींचते थे प्रकृति की, यानी नेचर की। एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और जो चीज़ें सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं उनके बारे में भी वो बहुत सारी चीज़ फोटोग्राफी किया करते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज स्ट्रेट अ स्टूडेंट, यानी कि वो एक ईमानदारी से एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी थे देखा जाए तो। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। अब वो उनका ये मानना था कि जो लर्निंग है यानी सीखना जो है वो बहुत आसान है। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, वो कहते थे कि सीखना तो बहुत आसान है कोई भी चीज़ को। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी, तो इसलिए जो उनकी जो एनर्जी थी, जो क्षमताएं थी उनके अंदर, वो पूरा का पूरा अपनी उस ऊर्जा को, एनर्जी को काम में नहीं ले पाते थे। सीखना उनको लगता था कि सीखना तो बहुत सरल काम है, तो जो उनके अंदर की जो ऊर्जा थी उसको दूसरे कामों में काम में लेते थे। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, तो वो जो उनकी ऊर्जा थी वो डिबेट में भाग लेने में काम में लेते थे, और साथ साथ में वो भाग लेते थे मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब के अंदर भी जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उनके अंदर भी वो भाग लिया करते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वेरर, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर। और ही ऑल्सो फाउंड यानी एन एडमायरर, यानी उनको पसंद करने वाले उनके एक सोशल स्टडीज़ के टीचर भी थे जो उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया करते थे और कहते थे कि ये जो बच्चा है ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनती है, कोई भी काम करता है उसमें बहुत लगन से काम करता है। तो उसके एक प्रशंसक हुआ करते थे जो उसके खुद के टीचर थे, और वो किस चीज़ के टीचर थे, उसके सामाजिक के टीचर थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, कोई उसको ऐसा मिल गया था जो उनकी तारीफ करता था। रिचर्ड ए वेरर उनका नाम है, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। और वो क्या थे, वो इनको एडमायर भी करते थे और वो इनके जो क्लब्स है जिनमें पार्टिसिपेट करते थे उन दोनों क्लब्स के सलाहकार भी थे। मिस्टर वेरर was the perfect person for me then, he opened my mind to new ideas, एब्राइट said। अब ये कहते हैं कि पहले तो इनको खुद को पसंद आए इनके एसएसटी के टीचर, और बाद में धीरे धीरे जो इनके एसएसटी के टीचर हैं वो इनकी ही एडमायरर हो गए, यानी इनकी तारीफ करने लग गए। अब शुरुआत में क्या हुआ, मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। वो कहते हैं कि सबसे पहले जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि ये एकदम परफेक्ट पर्सन है, यानी एकदम सही व्यक्ति हैं जो मुझे आगे गाइड कर सकते हैं, जो आगे मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं, मुझे रास्ता सुझा सकते हैं। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, उन्होंने मेरा जो दिमाग है वो नए नए विचारों की तरफ खोला। एब्राइट सेड, एब्राइट कहते हैं रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, और रिचर्ड जो है वो हमेशा एक कोई भी चीज़ जो भी काम करते हैं उसमें एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं उस चीज़ को पूरा करने की। मिस्टर वेरर सेड, और ये किसका कहना था, मिस्टर वेरर का। जिस तरह से रिचर्ड जो है वो तारीफ़ करते हैं उसके एसएसटी टीचर की, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक मार्गदर्शक के रूप में बहुत हेल्प करी है और मेरा जो रास्ता है उसको समझाया है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। वैसे ही जो इनके एसएसटी के टीचर हैं वो उस स्टूडेंट की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ये एक ऐसा बच्चा है जो भी काम करता है उसमें पूरा अपना 100% देता है, कोई भी कोशिश को अधूरी नहीं छोड़ता, चाहे वो ऐसे वैज्ञानिक के रूप में हो, चाहे वो कोई भी
खिलाड़ी के रूप में हो, चाहे वो कैनोइस्ट के रूप में हो, चाहे वो क्लब के मेंबर के रूप में हो, चाहे वो कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो डिबेटर के रूप में, हर जगह वो अपना 100% देने की कोशिश करता है। ये उसके एसएसटी के टीचर कहते हैं। What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interest। और ये जो एसएसटी के टीचर हैं ये ऐसे ही नहीं कहते उनके बारे में, वो बताते भी हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं व्हाट प्लीज मी, यानी कि किस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, वो ये थी हेयर वॉज दिस पर्सन, कि यहाँ पे वो व्यक्ति है हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट, कि जो अपने रोज़ 3-4 घंटे रात को समर्पित करता है डूइंग डिबेट रिसर्च। और किस चीज़ में, कि वो जो डिबेट में पार्टिसिपेट करना होता है, उसको वाद विवाद में पार्टिसिपेट करना होता है, उसकी खोज में, उसके बारे में पता लगाने में 3-4 घंटे ये बच्चा जो है रात को उस पर पूरा अपना डेडिकेटेडली उसमें 100% देता है, उसके ऊपर स्टडी करता है, उस पर काम करता है। बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च, और किस चीज़ के अलावा, यानी वो रिसर्च तो अपनी कर ही रहा है, साइंटिस्ट का काम तो वो कर रहा है, तो उसके साथ साथ अगर वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें भी वो अपने 3-4 घंटे पूरे देता है। विथ बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट, यानी कि वो जो बटरफ्लाई तितलियों के बारे में काम कर रहा है, स्टडी कर रहा है, और उसकी जो और रुचियाँ हैं उनको भी साथ में लेते हुए साथ साथ में वो डिबेट के लिए भी 3-4 घंटे पूरे डेडिकेट करता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये बहुत डेडिकेटेड है अपने काम के लिए और बहुत लगन से करता है, जो भी करता है उसको 100% दे के करता है। एडवाइज़र यानी सलाहकार, परफेक्ट पर्सन यानी परिपूर्ण, एक्स्ट्रा एफर्ट यानी अतिरिक्त प्रयास, एक्स्ट्रा कोशिश करना, प्लीज मी यानी मुझे प्रसन्न किया, डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, और बिसाइड्स का मतलब होता है भी या के साथ। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेहरर कंटिन्यूड। अब वो ये कहते हैं कि रिचर्ड जो है उसमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना है, प्रतिस्पर्धात्मक स्टूडेंट है वो। मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, और वो अपनी बात को आगे जारी रखते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन गलत तरीके से नहीं है। यानी कि उसमें जो प्रतिस्पर्धा की भावना है वो इसलिए है कि वो ये नहीं चाहते कि हर चीज़ में वो जीतें। उनमें ये प्रतिस्पर्धा की भावना है कि वो जो भी करते हैं वो सोचते हैं कि मैं मेरी तरफ से मेरा पूरा इसमें एफर्ट लगा दूँ, यानी अपना पूरा 100% करने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ में। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, यानी कि रिचर्ड जो है वो कभी भी उनकी ऐसी रुचि नहीं रही कि वो जीतने के लिए कोई काम को करते हों। इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, यानी खाली जीतने के लिए ही कोई काम के लिए कोशिश कर रहे हो कि वो जीत जाएं, ऐसा नहीं है। और विनिंग टू गेट अ प्राइज, और या फिर उनको इनाम मिल जाए इसलिए वो जीतना चाहते हैं और इसलिए वो कोशिश करते हैं, ऐसा भी नहीं है। रैदर ही वॉज winning because he wanted to do the best job he could, वो सिर्फ इसलिए जीतते हैं कोई भी कंपटीशन को या कोई भी जगह क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं वो उसमें पूरा अपना 100% एफर्ट लगा सके, पूरी कोशिश करें, इसलिए वो कामयाब होते हैं। खाली इसलिए नहीं होते कि उनको ये है कि भी मैं जीत जाऊं, जीतने की प्रतिस्पर्धा नहीं है उनमें, ये है कि जो भी मैं करूं उसको मैं पूरा अपना 100% करूं, उसमें मैं पूरी लगन से काम करूं, जितना मुझे आता है उतना मैं पूरा करूं, तो इसलिए वो जीतते हैं। ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब, वो इसलिए जीत रहे थे क्योंकि वो सबसे अच्छा काम करना चाहते थे। ही कुड, जितना वो कर सकते थे, जितना उनके अंदर कैपेबिलिटी थी, जितना वो सक्षम थे, उतना वो पूरा उसमें एफर्ट लगाते थे, कोशिश करते थे। फॉर द राइट रीजंस ही वॉन्ट टू बी द बेस्ट, और सही चीज़ों के लिए वो हमेशा बेस्ट बनना चाहते थे, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे कि जो भी चीज़ सबसे अच्छी है उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूं और उसके लिए मैं बेस्ट काम कर सकूं, इसलिए वो जीतते थे। विनिंग सेक यानी सिर्फ जीतने के लिए, रैदर यानी किसी हद तक या काफ़ी, बेस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। चलिए देखते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और वो ये कहते हैं कि एक वैज्ञानिक को तैयार करने में यानी वैज्ञानिक बनने में ये एक इंग्रेडिएंट की तरह है, यानी एक ये घटना है, ये मेन चीज़ है जो उसके अंदर होनी चाहिए, इसी से एक अच्छा वैज्ञानिक बनता है। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड
add curiosity and mix in the will to win for the right reason। अब वो ये बताते हैं कि कोई भी अगर वैज्ञानिक बनना चाहता है, किसी को भी अगर वैज्ञानिक बनना हो तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अब वो क्या होनी चाहिए, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट फॉर अ फर्स्ट रेट माइंड। सबसे पहले कि आपका जो दिमाग है, फर्स्ट रेट माइंड का मतलब होता है कि दर दिमाग से काम करना, यानी कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होना चाहिए, आप इंटरेस्ट से काम करने चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए आपके अंदर। तो पहली बात तो आपका जो माइंड है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ऐड क्यूरियोसिटी, उसके अंदर आप मिक्स कर दो क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा भी होनी चाहिए। मान लीजिए दिमाग तो है लेकिन कोई काम की करने की जिज्ञासा ही नहीं है तो आप कुछ करोगे ही नहीं, वो दिमाग का क्या करोगे, वो पड़ा रहेगा। तो कह रहे हैं एक बहुत तेज़ दिमाग होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस दिमाग को काम लेते हुए जिज्ञासा होनी चाहिए, कोई भी चीज़ का, नई चीज़ का करने के लिए, पता लगाने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है। एंड मिक्स इन द विल टू विन, और उसके साथ साथ आप उसमें क्या जोड़ दो कि आपकी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विल मतलब होता है इच्छा शक्ति होनी चाहिए जीतने की, किसी और से नहीं, अपने आप से ही जीतने की, कि मैं मेरा बेस्ट कर सकूं। तो ये तीन चीज़ें जिस व्यक्ति में हैं वो एक अच्छा वैज्ञानिक बन पाता है। तो मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी किसी भी एक वैज्ञानिक को बनने में, यानी किसी भी एक अच्छे वैज्ञानिक के अंदर ये तीन चीज़ें अगर हैं तो वो एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनता ही बनता है। सबसे पहली बात कि उसके अंदर इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, उसमें दिमाग उसका तेज होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर जिज्ञासु है और अगर उसमें काम करने की विल पावर नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मान लो इंटेलिजेंट है और जिज्ञासु भी है लेकिन विल पावर नहीं है, यानी काम जो उसको करना है उसके लिए वो दृढ़ शक्ति नहीं है, उसमें दृढ़ संकल्प करके वो कोई काम नहीं कर सकता, तो भी वो कामयाब नहीं हो सकता। तो इंटेलिजेंट भी हो, जिज्ञासु भी हो और विल पावर भी उसकी स्ट्रांग हो, यानी कोई भी काम करने की जो इंटरनल शक्ति होती है वो उसके अंदर स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैं जीतूं, और किसी और से जीतने की नहीं होनी चाहिए, अपने आप से जीतने की होनी चाहिए कि मैं मेरा बेस्ट कर सकूं। तो फिर वो एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनता है। और एब्राइट में ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो एसएसटी के टीचर हैं उन्होंने ये बातें कही। फॉर द राइट रीज़न, कि वो जीते लेकिन सही चीज़ के लिए जीते, उसके पास एक सही रीज़न होना चाहिए। और वो रीज़न एब्राइट के पास क्या था कि वो ये कहते थे कि मैं जीतना चाहता हूँ सिर्फ मैं अपने आप से, कि मैं जो भी अपना करूँ उसका 100% करूँ और उसमें मैं फर्स्ट नंबर पे रहूँ। यानी उनकी कंपटीशन किसी और से नहीं थी, अपने आप से थी कि वो अपने अंदर ही इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना चाहते थे। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एब्राइट के अंदर ये तीनों की तीनों क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और किस समय से थी उनके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें? फ्रॉम द टाइम, उस समय से थी जब वो जो एक किताब थी जो उनकी माँ ने उनको ला के दी थी जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। इसको आप याद रखिएगा कि ये जो किताब थी इसी से उनके जो दिमाग था वो किस तरफ डेडिकेट हुआ, विज्ञान की तरफ, कुछ नया जानने की तरफ उत्सुक हुआ। और उस किताब का नाम था ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और इस किताब ने उनके लिए विज्ञान का जो रास्ता है वो खोल दिया था। ओपन दी वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का जो संसार है उसका रास्ता इस किताब ने उनके लिए खोल दिया। टू हिम रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और उसके बाद में कभी भी रिचर्ड एब्राइट जो है उन्होंने अपनी ये जो वैज्ञानिक जिज्ञासा है इसको कभी भी नहीं खोया। आगे से आगे वो इस पर रिसर्च करते रहे और नई नई चीज़ों का पता लगाने लग गए क्योंकि उनको उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। और विल पावर तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग थी, 100% अपना देते ही थे, तो बढ़ते चले गए और एक बहुत ही सफल वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने दुनिया को प्रूव करके दिखाया सेल थियरी के बारे में। मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी एक वैज्ञानिक के बनने की प्रक्रिया। तो बच्चों, हमने ये देखा कि इस चैप्टर में किस तरह से एक अच्छा वैज्ञानिक अगर किसी को बनना है तो उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए उसका, सेकंड नंबर वो क्यूरियस होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और थर्ड नंबर पे है मिक्स इन द विल टू विन, और उनके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए जीतने की, फॉर राइट रीज़न, और जीतना भी किस लिए? सही चीज़ के लिए। तो फिर वो एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है।
आई होप बच्चों यहाँ तक का ये जो चैप्टर है आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़िएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।